नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनटीए प्रेमचंद हिंदी पर। हमने देखा था पहले इस क्लास में इसे एक हमने पहला पार्ट दे दिया है क्लास का आपको। उसमें शेखर एक जीवनी के सामान्य परिचय के साथ सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय अज्ञेय जी के संपूर्ण उपन्यास, नाटक और जो भी आलोचनात्मक रचनाएं हैं उनसे संबंधित काव्य संग्रह, कहानी संग्रह, उनसे संबंधित मैंने आपको नंबर 1 कंटेंट की क्लास पहले पार्ट की दे दी है। तो आज इस क्लास में हम शेखर एक जीवनी, जो कि आपके नेट जेआरएफ के पाठ्यक्रम में हिंदी में लगी हुई है और यूपी, टीजीटी, पीजीटी इत्यादि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज का ये दूसरा पार्ट है और इसके से पहले पहले पार्ट की क्लास में आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। तो हम शुरू कर रहे हैं शेखर एक जीवनी, जिसमें 2 भागों में विभाजित है। पहला भाग आता है 1941 ईस्वी में और दूसरा भाग आता है 1944 ईस्वी में। ये अज्ञेय जी का उपन्यास है, मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है ये, और इसका प्रकाशन वर्ष मूल रूप से देखें तो शेखर एक जीवनी का पहला भाग 1941 ईस्वी है और ये आपका दूसरा पार्ट है। तो मित्रों, अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब और बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी क्लासों की आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी और समय से आप उनका लाभ उठा सकेंगे। तो आज हम इस क्लास में संपूर्ण नोट्स के साथ शेखर एक जीवनी का अध्ययन करेंगे। ठीक, तो मित्रों, हम अज्ञेय जी के जो सभी उपन्यास हैं, पहले उन उपन्यासों के संबंध में थोड़ा सामान्य परिचय देख लेते हैं और फिर उनके बाद हम चलेंगे अपने शेखर एक जीवनी उपन्यास पर, जो कि पहला भाग 1941, दूसरा भाग 1944 ईस्वी में आता है। तो इस पे हम सबसे पहले चर्चा करेंगे। तो हम देख रहे हैं शेखर एक जीवनी उपन्यास। चलिए देखिए, उपन्यास हैं, उपन्यास लिखे थे अज्ञेय जी ने, 3 उपन्यास लिखे थे मात्र, जो कि शेखर एक जीवनी और नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी, ये 3 उपन्यास लिखे हैं अज्ञेय ने। इसमें देखिए, जो पहला उपन्यास है शेखर एक जीवनी, ये 2 भागों में निकलता है, क्योंकि अज्ञेय जी के इस उपन्यास को आगे निकालने की 3 भागों में इसकी योजना बनाई थी अज्ञेय जी ने, और मूल रूप से पर ये हमारे सामने 2 भागों में मिलता है। शेखर एक जीवनी पहला भाग 1941 ईस्वी और दूसरा भाग 1944 ईस्वी। इसको हम बारीकी से अध्ययन करेंगे। और अगला उपन्यास था इनका नदी के द्वीप। नदी के द्वीप अज्ञेय जी का उपन्यास है, 1951 ईस्वी इसका समय है, नदी के द्वीप। ठीक है। और तीसरा उपन्यास है इनका अज्ञेय जी का अपने अपने अजनबी, 1961 ईस्वी में है, अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी। ये उपन्यास हुए अज्ञेय जी के 3 उपन्यास। तो हम शेखर एक जीवनी के जो उपन्यास हैं अज्ञेय जी के, इस जो भी उपन्यास हैं इनके संबंध में थोड़ा सामान्य परिचय देख लेते हैं, फिर अपने हम शेखर एक जीवनी उपन्यास पर चलेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, सामान्य परिचय की बात करें तो हम पहले शेखर एक जीवनी की बात देखिए। शेखर एक जीवनी का तीसरा भाग लिखा था। देखिए, मैंने बताया तीसरे भाग की योजना भी बनाई थी और तीसरा भाग लिखा था, पर उसमें कुछ संशोधन करना चाहते थे जो न कर सके, जिस कारण वह नहीं छप सका। तो मतलब कि 3 भागों में बने इसे लिखने की योजना बनी थी अज्ञेय जी की, तो कुछ संशोधन किए करने की उनकी इच्छा थी और संशोधन ना हो सका, तो उस कारण वो छप भी नहीं सका था। तो ये अज्ञेय जी का उपन्यास था शेखर एक जीवनी, जो कि अब हमें हमारे सामने 2 भागों में मिलता है। तो अगला उपन्यास है शेखर एक जीवनी के बाद हम देखते हैं अज्ञेय जी का उपन्यास है नदी के द्वीप। नदी के द्वीप जी, ये जो उपन्यास है इसका समय 1951 ईस्वी है। कितना है? 1951 ईस्वी। तो ये सबसे बेस्ट उपन्यास है। देखिए, ये इसमें देखते हैं अज्ञेय जी हैं, अज्ञेय जी का यह दूसरा उपन्यास है। हमें पता रहना चाहिए दूसरा उपन्यास क्या है, नदी के द्वीप। नदी के द्वीप की बोले तो यहाँ यह एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। कैसा है? मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, जिसमें यौन संबंधों को केंद्र में रखा गया है। ठीक है, ये शेखर एक जीवनी का नदी के द्वीप एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, जिसमें यौन संबंधों को केंद्र में रखा गया है। ठीक, अगला बिंदु है इसमें, इस उपन्यास के मुख्य पात्र, नदी के द्वीप जो उपन्यास है इसके मुख्य पात्रों की बात करें तो पहला हमें देखने को मिलता है भुवन, फिर रेखा, गौरा और चंद्रमाधव। और गौण पात्रों की बात करें तो महेंद्र, डॉक्टर रमेश चंद्र, ये कुछ पात्र मिलते हैं नदी के द्वीप में। क्या है? भुवन, रेखा, गौरा और चंद्रमाधव। और गौण पात्रों की बात करें, गौण पात्रों में हैं महेंद्र और डॉक्टर रमेश चंद्र, ये हैं नदी के द्वीप के पात्र। अब देखिए, भुवन की बात करें, भुवन विज्ञान का प्रोफेसर है। किसका? भुवन है विज्ञान का प्रोफेसर है, और गौरा भुवन की छात्रा है। जो गौरा है भुवन की छात्रा है और भुवन एक विज्ञान का प्रोफेसर है इसमें नदी के द्वीप में। ठीक है, आगे देखिए, इसमें क्या होता है, जो रेखा है, रेखा रेखा का पति महेंद्र है, जो केवल उसे प्राप्त करना चाहता है और असफल हो जाने पर रेखा को छोड़ देता है। उपन्यास में रेखा का किरदार एक पढ़ी लिखी तथा पति द्वारा परित्यक्त स्त्री के रूप में है। ठीक है, जो स्त्री है रेखा, वो पढ़ी लिखी एकदम परित्यक्त स्त्री है, उसके रूप का उसका रेखा का इसमें केंद्र बिंदु बना करके इसका किरदार निभाया गया है।
और जो महेंद्र है वो रेखा को उस पे मतलब मोहित होकर के उसे पाना चाहता है और उसमें क्या होता है, असफल हो जाता है। ठीक है, आगे देखिए डॉक्टर रमेश चंद्र रेखा का नया पति है। जो रेखा है उसका दूसरा पति है रमेश चंद्र, जो एक सुलझा हुआ इंसान है। क्या है, एक सुलझा हुआ इंसान है रमेश चंद्र, जो कि रेखा का दूसरा पति है। और इस उपन्यास के मुख्य पात्र की बात करें, देखिए हमने रेखा और भुवन एक दूसरे से बहुत प्यार करती हैं। रेखा है और भुवन है, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी है, किंतु दोनों एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते। ठीक है, दोनों किंतु एक दूसरे जुड़ नहीं पाते हैं, शारीरिक संबंध भी है। और ये सबसे महत्वपूर्ण पात्र हैं इसमें। देखिए गौरा और भुवन के बीच एक दूसरे के लिए आकर्षण है, लेकिन सही रूप में व्यक्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है, आगे इसमें बिंदु आता है महत्वपूर्ण, क्या है वो है, देखिए अपने क्या वस्तुतः नदी के द्वीप, जो नदी के द्वीप उपन्यास है 1951 इसका समय है, ध्यान दीजिएगा, में नदी और द्वीप के बहाने समाज और व्यक्ति के संबंध को तलाशने की कोशिश ही इस उपन्यास का वर्ण्य विषय है। जो इसका उद्देश्य है वो नदी के द्वीप है उपन्यास का, वो है नदी और द्वीप इन दोनों को प्रतीक के रूप में के बहाने समाज और व्यक्त, जो समाज, देखो नदी को, समाज और द्वीप को मतलब व्यक्ति के संबंध में को तलाशने की कोशिश की गई है इस उपन्यास को, यही उसका उद्देश्य बनाया गया है। और नदी के द्वीप है जो उपन्यास, इसका समय 1951 है, जो कि मैंने आपको अभी बताया। अब देखिए अगला उपन्यास है अज्ञे जी का अपने अपने अजनबी। अपने अपने अजनबी जो उपन्यास है, इसमें देखते हैं क्या मुख्य बात है। देखिए अपने अपने अजनबी उपन्यास में मुख्य पात्रों की बात करें, सैलमा, क्या है सैलमा, यों के सैलमा और यों के, इसके अलावा गौण पात्रों की बात करें, जी है एकेलोफ जगनायक, पॉल सोरेन और एकेलोफ जगनायक, ये हैं गौण पात्रों में, और मुख्य पात्र हैं इसके सैलमा और योंकी। ठीक है, अब देखिए इसमें अपने अपने अजनबी उपन्यास में जो सार्थ की कारगेड की जो कीकार्ड हैं, जो पाश्चात्य विद्वान हैं, सार्थ हैं, कीकार्गेड हैं, और हाइडेगर आदि के पश्चिमी अस्तित्ववादी दर्शन पर आधारित है। देखिए जो कि सार्थ हैं और कीकेगार्ड और हाइडेगर, इनके जो पश्चिमी अस्तित्ववाद का जो दर्शन है उस पे ये अपनी अपनी अजनबी उपन्यास है आधारित है। ये आपको ध्यान देना है, किस पे, अस्तित्ववादी दर्शन पे आधारित है। ठीक है, अब देखिए अधिकांश विद्वानों ने अज्ञे के इस अंतिम उपन्यास को मृत्यु से साक्षात्कार का हिंदी का अस्तित्ववादी उपन्यास माना है। क्या, अधिकांश विद्वानों ने अज्ञे के इस अंतिम उपन्यास को मृत्यु से साक्षात्कार, मतलब कि मृत्यु के समय साक्षात्कार, इस तरह से मृत्यु से साक्षात्कार का हिंदी का अस्तित्ववादी उपन्यास माना है। ठीक है, अब देखिए अगली इसमें बिंदु की बात करें, इसमें महत्वपूर्ण बात है, इस उपन्यास की रचना अज्ञे ने मात्र 3 दिनों में की थी और एक ही बैठक में अपने सेक्रेटरी के पास टाइप करा दिया था। जो सेक्रेटरी थे, और इसको उपन्यास को 3 दिन में लिख दिया था अज्ञे जी ने अपने अपने अजनबी उपन्यास को, और अपने सेक्रेटरी के पास जा कर के उसे वहीं के छपवा दिया था, टाइप करवा दिया था। और इस उपन्यास के पात्र विदेशी हैं और कहानी भी विदेश में घटित होती है। इस उपन्यास में मूलतः 2 पात्र हैं, योंके और सेल्मा। योंके युवती है और सेल्मा वृद्धा है। ठीक है, और इस मनोवैज्ञानिक उपन्यास की मूल समस्या मृत्यु के पार जाने की करुणा, असहायता से मुक्ति का मार्ग कैसे पाया जाए, ये इसका देखिए मूल समस्या, मतलब उद्देश्य तो यही है। अपने अपने अजनबी इस उपन्यास का मूल उद्देश्य है मृत्यु के पार जाने की करुणा, जो करुण है, करुणा, असहायता से मुक्ति का मार्ग कैसे पाया जाए, इसका मूल उद्देश्य, मूल समस्या यही है। और अपने अपने इस अजनबी इस उपन्यास के संबंध में ये भी हमें देखने को मिलता है कि कथा में सेल्मा एक वृद्धा है, जो सेल्मा है उसमें वृद्धा है जो कैंसर पीड़ित है और पहाड़ पर रहती है, मतलब पहाड़ी पर रहती है, और जो सेल्मा है वो वृद्धा है और कैंसर से वो पीड़ित है। ठीक है, यों के एक तरुणी है, साहसी है, और पर्वतारोहण के दौरान बर्फ गिरने से काठ घर में फंस जाती है और अपनी प्रेमी पाल से बिछुड़ जाती है। ठीक है, जो कौन है, योंके, जो योंके है। और देखिए अज्ञे ने सेल्मा की भी कहानी फ्लैशबैक के द्वारा बताई है। देखिए जो अज्ञे जी हैं उन्होंने जो सेल्मा पात्र है इसकी जो कहानी है फ्लैशबैक पद्धति के माध्यम से बताई है, जिसे फ्लैशबैक पद्धति है, जो कि मतलब कि उसमें पीछे का जो भी दृश्य है उसको आगे की दिखाना और आगे का दृश्य कुछ और आगे दिखाना, ये फ्लैशबैक पद्धति के मध्य में आता है। तो देखें इसमें क्या है, अज्ञे ने जो सेल्मा की जो कहानी है फ्लैशबैक के द्वारा बताई है, जिसमें सेल्मा किसी यान युवक से विवाह करती है और बाद में उस यान की मृत्यु हो जाती है। देखा क्या, जो सेल्मा है किसी यान नामक जो यान है उस युवक से विवाह करती है, बाद में उस यान की मृत्यु हो जाती है।
यो के काठघर के मुक्त होने पर जर्मन सिपाहियों के द्वारा पकड़ी जाती है। जर्मन सिपाही उसका शील भंग कर वेश्या बना देते हैं। देखिए जो जो सेल्मा है, सेल्मा को क्या किया जाता है, योके के काठघर से मुक्त होने पर जो जर्मन सिपाहियों के द्वारा पकड़ी जाती है, कौन, सेल्मा, जर्मन सिपाही उसका शील भंग कर वैश्य बना देता है। योके मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाती है, जो योके है मानसिक रूप से विक्षिप्त हो जाती है। जीवन के अंतिम समय में योके विषपान कर लेती है और अपनी पूरी कहानी जगनायक को सुनाकर मर जाती है। अंत में कौन जगनायक है, उसको कहानी सुना करके वो मर जाती है और क्या, विष पान कर लेती है, विष पी करके वो मर जाती है। ठीक है, अब देखते हैं हम अपने उपन्यास की बात करते हैं। जो हमारा उपन्यास है शेखर एक जीवनी, उसमें शेखर एक जीवनी में मुख्य पात्र आते हैं। हम उन पात्रों की बात करेंगे। जैसे कि हम शेखर एक जीवनी का हम दूसरा भाग देख रहे हैं। पहला भाग है जिसका क्लास मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसे देख लीजिएगा। देखिए मुख्य पात्र देखिए शेखर एक जीवनी उपन्यास में, ये है पहला, देखिए नायक है इसका, कौन, शेखर। शेखर नायक है, बंधन मुक्त रहना चाहता है। ठीक है, इसके माध्यम से बालपन पर पड़ने वाले काम, अहम और भय, है ना, काम, अहम और भय का चित्रण किया गया है। किसके, बालपन पर शेखर की। ठीक है, और इसमें अगला पात्र है हरिदत्त। हरिदत्त शेखर के पिता जो अनुशासन प्रिय थे। ये पुरुष पात्रों की बात होगी इसमें, जो कि पुरुष पात्र में दो ही आते हैं मुख्य पात्रों में, कौन, शेखर और हरिदत्त। हरिदत्त हैं जो कि शेखर के पिताजी हैं। ठीक है, अब देखिए जो सरस्वती है, सरस्वती की बात करें, इसमें मुख्य पात्र स्त्रियों में देखें तो आती है हमें सरस्वती। सरस्वती है शेखर की बहन, जो उसकी क्या है, प्रेरक मूर्ति और गुरु की भी है। ठीक है, जो सरस्वती है वो, ये तो एक बहन है इसकी, और उसकी प्रेरक मूर्ति और गुरु की भी उसकी हमें देखने को मिलती है। और देखिए शारदा, अगली पात्र है शारदा। शारदा है जो मद्रासी परिवार की लड़की, जिसके प्रति शेखर आकर्षित रहता है। यह स्वभाव से चंचल और स्पष्टवादी है। ये देखिए जो शारदा है, शारदा के प्रति जो शेखर है आकर्षित रहता है, और ये चंचल और स्पष्टवादी स्वभाव की लड़की है, कौन, शारदा। अगली पात्र है इसमें शशि। जो शशि है उपन्यास की नायिका है, जो शशि है इसमें उपन्यास की नायिका है, शेखर की मौसेरी बहन है, जिसके प्रति शेखर भी आकर्षित होता है। देखिए शशि है, शशि के प्रति भी आकर्षित हो रहा है शेखर, और शारदा के प्रति आकर्षित हो रहा है शेखर। ये मुख्य हमें बात ध्यान देनी है। और देखिए अगली लड़की है इसमें स्त्री पात्र में शांति। शांति है जिसकी आयु 18 से 19 वर्ष की तपेदिक से पीड़ित लड़की है। किसे, तपेदिक से पीड़ित है, ध्यान देना है, कौन सा रोग है, तपेदिक, तपेदिक से पीड़ित है। और इसकी शांति है जिसकी आयु है 18 से 19 वर्ष की है। ठीक है, अब देखते हैं गौण पात्रों की बात करते हैं। गौण पात्रों में आती है शेखर की माँ मणिका, कुमार, प्रतिभा, ईश्वर दत्त और प्रभु दत्त और रवि दत्त और है चंद्र। ये कुछ इसमें शेखर एक जीवनी में गौण पात्रों के रूप में हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन है, शेखर है, मणिका है, कुमार है और प्रतिभा है, ईश्वर दत्त हैं, प्रभु दत्त हैं, हरिदत्त और चंद्र इत्यादि सभी गौण पात्र आते हैं शेखर एक जीवनी में। अब देखिए शेखर एक जीवनी में हमें विशेष बात देखने को मिलती है, वो है क्या, यह उपन्यास फ्लैशबैक अर्थात पूर्व दीप्ति शैली में लिखा गया है। ठीक है, जो उपन्यास है शेखर एक जीवनी, ये फ्लैशबैक अर्थात पूर्व दीप्ति शैली में लिखा गया है। ठीक है, उपन्यास में अज्ञे ने उस समय की राजनीतिक गतिविधियों और स्वतंत्रता एवं क्रांति की विचारधाराओं को भी व्यक्त किया है। क्या है, इस उपन्यास में अज्ञे ने राजनीतिक गतिविधियों और स्वतंत्रता एवं क्रांति की विचारधाराओं को भी व्यक्त किया है अज्ञे ने शेखर एक जीवनी उपन्यास में। ठीक है, आगे देखते हैं शेखर एक जीवनी, जो कि उसकी भूमिका से महत्वपूर्ण है और ये हमें याद रहना चाहिए, क्योंकि जो शेखर एक जीवनी है वो दो भागों में है। पहला भाग 1941 ईस्वी में आता है, तो दूसरा भाग 1944 ईस्वी में आता है। ठीक है, तो देखते हैं शेखर एक जीवनी पहला भाग के बारे में। देखिए शेखर एक जीवनी द्वारा लिखा गया उपन्यास अज्ञे का, जो अज्ञे का उपन्यास है शेखर एक जीवनी उपन्यास भाग 1 है, जो 41 में आता है, 1941 में। और देखिए शेखर एक जीवनी चर्चित एवं विवादित उपन्यास है, परंतु कुछ विद्वान इसे स्वयं अज्ञे की जीवनी मानते हैं। क्योंकि कुछ विद्वान इसे अज्ञे की जीवनी मानते हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। अज्ञे स्वयं इस बात से इनकार करते हैं। इस उपन्यास को मनोवैज्ञानिक उपन्यास की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, जो उपन्यास है शेखर एक जीवनी, इसे मनोवैज्ञानिक की श्रेणी में रखा जाता है। और यह उपन्यास व्यक्ति के आंतरिक लोक के द्वंद्वों को तो सामने लाता ही है, साथ ही अपने समय के कुछ वैचारिकों द्वंद्वों से, जैसे व्यक्ति और समाज, स्त्री और पुरुष, पाश्चात्य और भारतीय, नैतिक और अनैतिक आदि से टकराता है। शेखर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जिज्ञासाएं स्वयं शांत करना चाहता है, परंपरागत अनुभवों और ज्ञान को अपनी कसौटियों पर कसना चाहता है। दरअसल क्या है, देखिए दरअसल
शेखर व्यक्ति के स्व की खोज का प्रतीक है। जो स्व माने स्वतः, स्वयं मतलब देखें जो दरअसल जो शेखर है व्यक्ति के खोज की प्रतीक है जो कि स्व के रूप में है। और शेखर जागरूक, स्वतंत्र और अपने एवं समाज के प्रति ईमानदार होने की संघर्षपूर्ण यात्रा है। शेखर के माध्यम से बालपन पर पड़ने वाले काम, अहम, भय के प्रभाव एवं उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से विचार किया गया है। जो शेखर है, शेखर के एक जो संघर्षपूर्ण जो यात्रा है उसके देखे माध्यम से उसके बालपन पर पड़ने वाले काम, अहम, भय और भय के प्रभाव एवं उसकी प्रकृति पर मनोवैज्ञानिक ढंग से इस पे विचार किया गया है, तभी इसे मनोवैज्ञानिक ढंग का उपन्यास माना जाता है। जो देखिए शेखर एक जीवनी उपन्यास है, हमें 4 खंडों में देखने को मिलता है। कितने? 4 खंडों में हमें देखने को मिलता है, जिसमें ये आपको क्रम से याद रहना चाहिए शेखर एक जीवनी के 4 खंड क्या-क्या हैं। पहले भाग की बात करें, हमें पहला भाग मिलता है हमें उषा और ईश्वर। पहला भाग है उषा और ईश्वर। ये बात हो रही है शेखर एक जीवनी भाग 1 की। उसमें 4 खंडों में विभाजित है और वो भाग हैं, पहला भाग है उषा और ईश्वर, दूसरा भाग है बीज और अंकुर, तीसरा भाग है आपका प्रकृति और पुरुष, चौथा भाग है आपका पुरुष और परिस्थिति। तो याद रखना है शेखर एक जीवनी वो 4 खंडों में विभाजित है। ध्यान देना है किसमें खंडों में विभाजित है। पहला भाग है उषा और ईश्वर, दूसरा भाग है बीज और अंकुर, तीसरा भाग है प्रकृति और पुरुष, चौथा भाग है पुरुष और परिस्थिति। ठीक है, ये हुए शेखर एक जीवनी उपन्यास के 4 खंड। ठीक है, अब देखिए इस उपन्यास में बाल मनोवैज्ञानिक का चित्रण, किशोरावस्था का चित्रण, क्रांति की भावना, विद्रोही चेतना का रूप, प्रेम की भावना का चित्रण हुआ है। उस उपन्यास को पूर्व दीप्ति शैली में लिखा गया है। मैंने बताया जैसा कि जो उपन्यास है शेखर एक जीवनी पूर्व दीप्ति शैली में लिखा गया है, क्योंकि शेखर इसमें अपने मनोविकारों से जो कल्पना करता है, सोचता है, पीछे जो फ्लैशबैक पद्धति चलती है जो कि अज्ञे के माध्यम से इस उपन्यास में हमारे सामने आती है शेखर के रूप में, जो पूर्व दीप्ति शैली में लिखा गया है शेखर एक जीवनी को। अब देखिए शेखर एक जीवनी को प्रकाशन क्या है, देखिए प्रकाशन पुच्छल तारा नाम से भी जाना जाता है। क्या? देखिए जो शेखर एक जीवनी उपन्यास है इसको प्रकाशमान और पुच्छल तारा के नाम से जाना जाता है। शेखर एक जीवनी उपन्यास को क्या हमने बताया कि शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है जो कि इसको प्रकाशमान पुच्छल तारा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखते हैं शेखर एक जीवनी उपन्यास भाग 1, इसके संबंध में महत्वपूर्ण बातें जो कि आपके परीक्षा में प्रश्न यहाँ से बनते ही हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ के आपके पाठ्यक्रम में लगा है। तो देखिए शेखर एक जीवनी उपन्यास में अज्ञे द्वारा रचित शेखर एक जीवनी उपन्यास भाग 1 जो कि 1941 ईस्वी में प्रकाशित होता है, ये आपको पता है। ठीक है, अब देखते हैं हम उपन्यासों में जो कि शेखर एक जीवनी है इस उपन्यास के संबंध में। देखिए पहली बात तो इसमें है, अज्ञे ने शेखर एक जीवनी उपन्यास भाग 1 का नाम उत्थान दिया। क्या है? देखिए भाग 1 है जो कि शेखर एक जीवनी उपन्यास है, उसके पहले भाग को जो कि 1941 में आता है उसे नाम दिया था उन्होंने उत्थान। क्या? शेखर एक जीवनी उपन्यास है, उन्होंने पहले भाग का नाम दिया था उत्थान। और देखिए यह उपन्यास 4 खंडों में विभाजित है जिसका नामकरण अलग अलग हुआ है। मैंने बताया जो कि ये 4 भागों में विभाजित है, 4 खंडों में। तो इसके शुरुआत में प्रवेश से शुरू कर प्रथम खंड की बात करें, देखिए जो उपन्यास है शेखर एक जीवनी ये प्रवेश से शुरू होता है और प्रथम खंड है इसके। देखें हमने देखा अभी 4 खंडों में विभाजित है। पहला खंड था उषा और ईश्वर, दूसरा खंड था बीज और अंकुर, और तीसरा खंड था आपका प्रकृति और पुरुष, और चौथा खंड था आपका पुरुष और परिस्थिति। ऐसे कुल मिलाकर के शेखर एक जीवनी का पहला भाग जिसे नाम दिया गया था उत्थान, जो कि 4 खंडों में विभाजित है। पहला देखा हमने उषा और ईश्वर, दूसरा देखा बीज और अंकुर, तीसरा देखा प्रकृति और पुरुष, और चौथा खंड देखा हमने पुरुष और परिस्थिति। ये 4 भागों में खंडों में विभाजित है। अब देखिए शेखर एक जीवनी के द्वितीय भाग की बात करें जिसका नाम दिया गया था उन्होंने संघर्ष। क्या नाम दिया था? संघर्ष नाम दिया, और कहीं कहीं उत्कर्ष भी लिखा है, ध्यान दीजिएगा, पर संघर्ष यहाँ है। तो हमने देखा शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है 2 भागों में है, 41 में आता है, 1941 में और 1944 में। जो कि पहले भाग का जिन्होंने नाम दिया था उत्थान और दूसरे भाग का नाम दिया था उन्होंने संघर्ष। और पहले भाग को 4 खंडों में विभाजित किया और इसको भी दूसरे भाग को भी 4 खंडों में विभाजित किया, जिसके नाम है, पहला भाग है इसमें पहला खंड है पुरुष और परिस्थिति, दूसरा खंड है इसका बंधन और जिज्ञासा, तीसरा खंड है शशि और शेखर, और चौथा खंड है इसके धागे, रस्सियाँ और गुंजर। ठीक है, ये 4 खंडों में है।
आगे देखिए, शेखर एक जीवनी उपन्यास की शुरुआत फांसी शब्द से होती है। देखिए जो उपन्यास है शेखर एक जीवनी, जिसकी शुरुआत है फांसी शब्द से शुरू होती है, फांसी, ठीक है ना? फांसी जो शब्द है उससे शुरू होती है शेखर एक जीवनी की शुरुआत। अब देखते हैं शेखर एक जीवनी उपन्यास के पात्रों की बात करें, मैंने आपको ऊपर बताया पात्र क्या-क्या थे। शेखर है इसमें देखिए, शेखर है जो कि कथानायक है यानी अज्ञेय हैं वहाँ पे देखने को मिलते हैं हमें, ऐसा अनुभव होता है। और ऐसा भी अनुभव होता है कि हम जब शेखर एक जीवनी का अध्ययन करते हैं, वहाँ हमें भी ऐसा लगता है कि शेखर भी कि शेखर शेखर मतलब कि हम शेखर नहीं है, शेखर हमारे अंदर है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। और देखिए शेखर के माता-पिता, ठीक है, कौन-कौन पात्र है? शेखर के माता-पिता सरस्वती, शारदा, शशि, विद्याभूषण, मणिका, मोहसन, रामजी, बाबा मदन सिंह, शांति कुमार, रमेश्वर, रामेश्वर है और सदाशिव इत्यादि सभी पात्र हैं। और भी पात्र हैं इसमें जैसे कि हरिदत्त जो कि कौन है? शेखर के पिता हैं, ठीक है? आगे देखिए इसमें, अब देखिए शेखर एक जीवनी को, इसे मैंने बताया आपको प्रकाशमान पुच्छ तारा भी कहा जाता है। शेखर एक जीवनी को प्रकाशमान पुच्छ तारा भी कहा जाता है। और देखिए शेखर एक जीवनी एक मनोविश्लेषा क्या है? मैंने बताया मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है शेखर एक जीवनी, जिस पर फ्रायड, युंग और एडलर के जैसे मनोवैज्ञानिकों का विचारधाराओं की स्पष्टता की भरमार है, छाप है और उनका प्रभाव है इस पर। शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है, इस पर एक मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है जिसमें फ्रायड और युंग और एडलर के मनोवैज्ञानिकों की विचारधाराओं की स्पष्ट छाप हमें देखने को मिलती है। और शेखर एक जीवनी के प्रथम भाग एवं द्वितीय भाग में शेखर के जन्म से 20 वर्षों की ज़िंदगी की प्रस्तुत की गई है। ये ध्यान दीजिएगा, कितने 20 वर्षों की ज़िंदगी प्रस्तुत की गई है पहले भाग और दूसरे भाग में, ठीक है? शेखर एक जीवनी की रचना के बारे में स्वयं लेखक अज्ञेय ने लिखा है, क्या देखिए, अज्ञेय लिखते हैं शेखर एक जीवनी के बारे में कि ये लिखते हैं कि घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए क्या है विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न किया है। देखिए जो VISON जो विजन शब्द है उसको घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न किया है अज्ञेय ने, ठीक है? आगे देखते हैं अगला बिंदु है इसमें, क्या देखिए, इस उपन्यास का कथानक है जो कि शेखर, कथानायक कौन है? शेखर है यहाँ पे। इस शेखर एक जीवनी उपन्यास में जो कथानायक हैं वो हैं आपके शेखर, ठीक है ना? शेखर इसमें कथानायक हैं और इसकी कथा आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। ये ध्यान देना है, जो कि उपन्यास है शेखर एक जीवनी, ये आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है, ठीक है ना? इस उपन्यास को फांसी की सजा हो चुकी है। क्या है? इस उपन्यास में शेखर को फांसी की सजा हो चुकी है और वह अपने विगत जीवन को देखने तथा उसके मूल्यांकन का प्रयास करता है, ठीक है? शेखर को फांसी में सांप की आंखें को सम्मोहन दिखाई देता है। क्या? शेखर को फांसी में सांप की आंखों का सम्मोहन दिखाई देता है। और शेखर का बाल्यकाल अधिकांशतः लखनऊ और कश्मीर में व्यतीत होता है। जो शेखर है उसका जो बाल्यपन है कहाँ लखनऊ और कश्मीर में व्यतीत होता है। और शेखर की किशोरावस्था में देखें तो जो शेखर की किशोरावस्था है उसमें क्या होता है शेखर के साथ में, उसके पिता की नौकरी दक्षिण भारत में हो जाने के कारण वो मद्रास जाता है। तो शेखर के पिता हैं उनकी नौकरी मद्रास में हो जाती है भारत के दक्षिण भारत में, और वहाँ वो जाता है जहाँ शेखर जीवन में एक मद्रासी लड़की यानी शारदा से मिलता है। जो शारदा है वो कहाँ की रहने वाली है? मद्रास की रहने वाली है। और शेखर की मुलाकात मद्रास में शारदा से होती है, जो कि वो शेखर है आकर्षित होता है शारदा की ओर, ठीक है? आगे देखते हैं शेखर के जीवन में शारदा का प्रेम संयोग बहुत कम समय ही रह पाता है, ठीक है ना? और शेखर दक्षिण भारत में अछूतों के प्रति अत्याचार को देखकर उसके लिए रात्रि पाठशाला का संचालन करता है। जो दक्षिण भारत में शेखर है वहाँ अछूतों के प्रति अत्याचार को देखकर उनके लिए या उसके लिए रात्रि पाठशाला का संचालन करता है। ध्यान देना है, जो शेखर है रात्रि पाठशाला का संचालन करता है। उपन्यास का नायक यानी शेखर जन्म से ही विद्रोही स्वभाव का था। जो शेखर था जन्म से ही विद्रोही स्वभाव का था। अन्य शिशु की भांति शेखर में भी काम यानी मोह और भय की आदिम प्रवृत्तियां परिलक्षित होती हैं। ये ध्यान देना है। क्या? शेखर एक जीवनी में जो नायक है शेखर जन्म से ही विद्रोही स्वभाव का है। अन्य शिशु की भांति शेखर में भी काम, मोह और भय की आदिम प्रवृत्तियां परिलक्षित होती हैं, ठीक है?
अब देखिए, शेखर को छोटी जात की विधवा पड़ोसिन शेखर को छोटी जात की विधवा पड़ोसिन लड़की यानी फूला फूला के साथ खाना खाने के कारण पारिवारिक और सामाजिक यंत्रणा झेलनी पड़ती है। किसको? जो शेखर है, शेखर को फूला के प्रति वहाँ उसके घर खाना खाने के परिताड़ना भी समाज में झेलने को मिलती है। और देखिए, शेखर है 6 भाई हैं, शेखर 6 भाई बहन हैं। जो शेखर है 6 भाई बहन हैं, जिसमें सरस्वती है और ईश्वर दत्त है, प्रभु दत्त, शेखर, रवि दत्त, चंद्र। ये कुल मिलाकर एक परिवार के पात्र हैं, जो कि शेखर 6 भाई बहन हैं। सरस्वती उसकी बहन है और ईश्वर दत्त, प्रभु दत्त, शेखर, रवि दत्त, चंद्र इत्यादि इनके भाई हैं। ठीक है, और आगे इसमें देखते हैं। आगे शेखर शेखर लेटर बॉक्स पर चढ़कर और उतरने के लिए डाकिया के बहुत कहने पर कूद कर उसका पैर कुचल देता है। जो शेखर है और उसके डाकिया के बहुत कहने पर उतरने पर तो जो शेखर है वहाँ से कूदता है, डाक खाने जो रहता हो उस पर, तो उसके पैर पर कूद जाता है और उसकी उंगलियों को घायल कर देता है, उसको कुचल देता है। ठीक है, और देखिए, अजायब घर की बात करें तो यहाँ अजायब घर में चर्च के बाग को देखकर, यानी बाघ एक पशु है यहाँ पे, को देखकर शेखर का घबराना और बुखार आना उसके अंदर के भय वृत्ति को सूचक देता है। ठीक है ना, शेखर है उसमें बाघ आया है, शेर, यानी उसको देखकर उसको घबराना, बुखार आना और उसके अंदर भय वृत्ति है उसका सूचक जागृत होना, ऐसी हमें देखने को मिलता है अज्ञे के अंदर। अब देखिए, शेखर शेखर एक जीवनी का शेखर वस्तुतः अज्ञे का ही प्रतीक है। इस विषय में स्वयं अज्ञे इस पुस्तक की भूमिका में स्वीकार करते हैं। अज्ञे हैं उसमें जो शेखर है वो अज्ञे का ही प्रतीक है, प्रतिरूप है, और इसमें अज्ञे हैं अपनी उस भूमिका में लिखते हैं, कहते हैं, शेखर में मेरापन कुछ अधिक है। शेखर निस्संदेह एक व्यक्ति का निजी जीवी दस्तावेज है, और देखिए, यद्यपि वह साथ ही उस व्यक्ति के युग संघर्ष का प्रतिबिंब भी है। ठीक है ना। अब देखिए, शेखर का विद्रोह किसी निश्चित संस्था, समाज या विचार से नहीं है। शेखर का संबंध जो विद्रोह है निश्चित संस्था, समाज, विचार से नहीं है, वरन समग्र अस्तित्व मात्र से है। अपनी माँ के प्रति शेखर के विद्रोह का कारण था क्या? अपनी माँ के प्रति शेखर का जो विद्रोह था वो सबसे महत्वपूर्ण कारण था। माँ की ओर से शेखर को समझाने की शक्ति का अभाव, माँ की ओर से होने वाला भावहीन व्यवहार, उसके अहम को ठेस पहुंचाने वाला माँ के शब्द शेखर को विद्रोही बना देते हैं। आगे के अनुसार आगे कहते हैं कि क्रांतिकारी बनाए नहीं जाते, जन्मजात से होते हैं। जो क्रांतिकारी हैं बनाए नहीं जाते, जन्मजात से होते हैं, ये आगे कहते हैं। ठीक है, देखा हमने, आगे कहते हैं क्या? क्रांतिकारी बनाए नहीं जाते, जन्मजात से होते हैं। जो शेखर हैं, जो आगे जी कह रहे हैं, जो क्रांतिकारी बनाए नहीं जाते वो क्या होते हैं? जन्मजात से होते हैं, ये आगे कह रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, शेखर गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित हो और विदेशी कपड़ों की होली जलाता है और यह नारा लगाता है कि गांधी का बोलबाला, क्या जो नारा शेखर क्या लगाता है? नारा लगाता है गांधी का बोलबाला। ये शेखर है जो नारा लगाता है, कहता है दुश्मन का हो मुँह काला। जो शेखर है कहता है, जो गांधी हैं, गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होता है और वहीं लगाता है एक नारा, कहता है गांधी का बोलबाला, दुश्मन का हो मुँह काला। ये आगे के में शेखर कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, क्या शेखर में उसके क्रांति रूप से ज़्यादा प्रभावशाली प्रेम रूप है। जो आगे है, आगे के अंदर उसके क्रांतिकारी रूप से ज़्यादा क्या है? प्रभावशाली प्रेम ही है, प्रेमी है, वो प्रेमी रूप है। और देखिए, शेखर का मानना है कि स्त्री पुरुष के बीच चाहे जितनी स्वस्थ मैत्री हो, किंतु संसार के लोग उनके संबंध को गलत नज़र से देखते हैं। जो शेखर है, शेखर का मानना है क्या? स्त्री पुरुष के बीच चाहे जितनी स्वस्थ मैत्री हो, किंतु संसार के लोग उसके संबंध को गलत नज़र से देखते हैं। ठीक है, सरस्वती शेखर की सगी बहन है। जो सरस्वती है शेखर की सगी बहन है, वह शेखर की प्रेरक मूर्ति और गुरु भी है। ठीक है ना। आगे देखिए, जो सरस्वती है, सरस्वती की भांति शेखर से जुड़ी रहती है, यानी सरस्वती है छाया की भांति शेखर से जुड़ी रहती है। शेखर के व्यक्तित्व को पूर्ण बनाने में उसका महत्वपूर्ण सहयोग रहता है। सरस्वती समाज की वैसी लड़की का प्रतीक है जो माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी इच्छा के विरुद्ध लड़के से शादी करने को मजबूर होती है। देखिए, जो सरस्वती है
इसमें समाज की वैसी लड़की का भी प्रतीक है जो भारत में या फिर अन्य किसी देश में माता-पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी इच्छा के विरुद्ध लड़के से शादी करने को मजबूर होती है। ये ऐसी सरस्वती का यहाँ व्यक्तित्व है। और देखिए शारदा शेखर के जीवन में आने वाली दूसरी युवती है जो एक मद्रासी परिवार की है। शारदा है जो मद्रास की है, ये ध्यान देना है, ठीक है? और आगे इसके प्रति आकर्षित रहता है। और देखिए शारदा के चंचल स्वभाव, स्पष्टवादिता आदि गुणों से रीझ कर ही शेखर उसे जुड़ता है। क्या शेखर है शारदा के चंचल स्वभाव, स्पष्टवादिता आदि गुणों से रीझ कर शेखर उससे जुड़ता है। शारदा अंग्रेजी अच्छी तरह पढ़ लिख लेती है। शारदा स्नेह और सौंदर्य की साक्षात मूर्ति है। स्नेह और सौंदर्य की साक्षात मूर्ति है कौन? शारदा, ठीक है? अंग्रेजी पढ़ लिख लेती है और शारदा को अंग्रेजी कवि टेनीसन की कविता अच्छी लगती है। जो शारदा है, शारदा को अंग्रेजी कवि टेनीसन की कविताएं अच्छी लगती हैं शारदा को। ध्यान देना है किसकी कविताएं? कवि टेनीसन की कविताएं शारदा को अच्छी लगती हैं, ठीक है ना? और देखिए शेखर एक बार शारदा के सामने समुद्र में गिर जाने की बात करता है जिससे वह चिढ़ पड़ती है और शेखर को स्नेहपूर्वक समझाते हुए फिर कभी ऐसा नहीं कहने का वचन मांगती है, ठीक है ना? आगे देखिए, इसमें आगे बिंदु बताया गया है शेखर के प्रति मन में अपार श्रद्धा, अपूर्व प्रेम और देखिए शेखर के प्रति मन में अपार श्रद्धा और अपूर्व प्रेम होने के बावजूद भी शारदा कभी शब्दों के द्वारा शेखर के सामने इसे व्यक्त नहीं कर पाती है कि देखिए जो शारदा है उससे श्रद्धा भाव बहुत है, प्रेम अपूर्व प्रेम करती है, उसके बावजूद भी शारदा कभी अपने शब्दों को शेखर के सामने इसे व्यक्त नहीं कर पाती है। ये ऐसा है। देखिए शेखर किशोरावस्था के प्रारंभिक दौरे में समलैंगिक प्रेम से भी गुजरता है। क्या है? जो शेखर है, क्या है? किशोरावस्था के प्रारंभिक समय में जो समलैंगिक प्रेम से भी शेखर गुजरता है और मद्रास में पढ़ते हुए कुमार और शेखर का प्रेम इसी स्तर का है। जो कुमार है और शेखर है वो भी समलैंगिकता का भी इसमें रूप हमें दिखाई देता है जब ये अध्ययन करता है शेखर मद्रास में। देखिए एक समय ऐसा भी आता है कि शारदा के मन से शेखर के प्रति श्रद्धा और स्नेह समाप्त हो जाता है और वह कहती है, तुम्हें प्यार, मुझे खेद है कि मैंने तुझसे भी कभी बात भी की। देखिए क्या वो कहती है, यहाँ शारदा कहती है शेखर से कि तुम्हें प्यार, मुझे खेद है कि मैंने तुझसे कभी बात भी की। ये बात है यहाँ पे। आगे देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात मिलती है हमें देखने को, शारदा के जाने के बाद शेखर के जीवन में एक शांति नामक युवती या लड़की आती है। वो देखिए आगमन होता है जो जीवन से निराश है, उपेक्षाओं के गर्त में गिरी है, जीवन में संघर्षों के बीच जीती क्षय रोग से पीड़ित है। क्या है? तपेदिक बोलते हैं जिसे, क्षय रोग से पीड़ित है कौन? ये है आपकी शांति, ठीक है ना? आगे देखिए शांति की देखिए बारे में, शेखर के जीवन में शांति के प्रवेश के होने के बाद ही उसके संपूर्ण जीवन विषयक अंतर्बाह्य प्रश्नों का विश्लेषण के बाद समाधान हो जाता है, ठीक है ना? आगे देखिए शांति की बीमारी की अवस्था में ही एक दिन अचानक मौत हो जाती है। जो शांति है उसकी बीमारी थी, उसी अवस्था में शांति की एक दिन मौत भी हो जाती है अचानक से। और शशि आती है, एक और है शशि के साथ बाल्य अवस्था से ही जुड़ी है। जो शशि है शेखर से बाल्य अवस्था से ही जुड़ी है, जो युवा अवस्था में उसकी प्रेमिका बनती है। युवा अवस्था में क्या होती है? शेखर की प्रेमिका बनती है कौन? जो कि शशि के प्रति भी जो शेखर है आकर्षित होता है, ठीक है? आगे देखिए, आगे इसमें हमें देखें जो शेखर है, शेखर की मौसेरी बहन है। जो शशि है शेखर की मौसेरी बहन है, किंतु शेखर उसे बहन नहीं शशि मानता है, ठीक है ना? शेखर है शशि को बहन नहीं शशि मानता है और शशि की माँ का नाम विद्यावती है। जो शशि है शशि की माँ का नाम क्या है? विद्यावती। ध्यान देना है। ऋषि का परिवार लाहौर में है। जो शशि है शशि का परिवार कहाँ है? लाहौर में है और इसकी माता का नाम विद्यावती है, ठीक है ना? आगे देखिए, एक बार शेखर शशि के माथे पर लोटा मारता है जिससे उसका सिर है फट जाता है, किंतु यह बात शशि किसी से नहीं कहती, ठीक है ना? और शशि और शेखर की पहली मुलाकात तब होती है जब शशि करीब 3 वर्ष की होती थी और शेखर 4 वर्ष का।
पुनः दोनों की मुलाकात करीब 10 वर्षों के बाद होती है। तो दूसरी मुलाकात होती है पुनः, वो होती है 10 वर्षों के बाद, ठीक है ना। आगे देखिए, शशि के पिता की मृत्यु हो जाने के बाद उसे सांत्वना देने के लिए शेखर आता है और उसी मुलाकात में दोनों में प्रेम हो जाता है। देखिए शेखर है, वो शशि है, शशि के पिता की मृत्यु हो जाती है, तो वहाँ जो शेखर है सांत्वना देने के लिए आता है, सांत्वना बोले सहयोग, धैर्य रखो, सब अच्छा होगा, ऐसा कहता है शेखर। तो और उसी मुलाकात में दोनों में प्रेम हो जाता है। और देखिए शशि के लिए रोटी लाती है, तो शशि है शेखर के लिए क्या रोटी लाती है, तभी दोनों के बीच प्रेम में पनपता है, प्रेम पनपता है दोनों के भीतर। और इसमें देखिए जो शशि है, शशि का संपूर्ण व्यक्तित्व शेखर पर समर्पित है। वह नायक की प्रेरक शक्ति और हृदय की अतृप्ति को पूर्णतः दीप्ति में बदलने वाली है। कौन? शशि, ठीक है ना। आगे देखिए, आगे इसमें बात आती है क्या, सॉरी, लाहौर में राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में शेखर एक स्वयंसेवक के रूप में भाग लेता है और एक सीआईडी वाले से विवाद होने के कारण जेल चला जाता है। कौन? शेखर है। लाहौर में जो राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अधिवेशन है उसमें क्या स्वयं सेवक के रूप में भाग लेता है और एक सीआईडी से क्या होता है, वहाँ विवाद कर लेता है और उसी कारण से जेल भी चले जाता है लाहौर में। जेल में शेखर की मुलाकात क्रांतिकारी बाबा मदन सिंह से होती है। अच्छा, जेल में जो शेखर है उसकी मुलाकात होती है मदन सिंह से, जो कि क्रांतिकारी है। जेल में ही शशि के पत्र द्वारा शेखर को जानकारी मिलती है कि उसकी शादी उसकी इच्छा के विरुद्ध हो रही है। जो शशि है, शशि की शादी उसके इच्छा के विरुद्ध हो रही है, ये ऐसा पत्र शेखर को जेल में ही मिलता है। और शेखर के विरुद्ध गवाह नहीं मिलने के कारण उसे उसे रिहा कर दिया जाता है। और उसी कारण देखिए आगे, जेल से छूटने पर शेखर शशि के घर जाता है, जहां उसका पति कौन है, शशि का पति कौन है, रामेश्वर। रामेश्वर अनिच्छापूर्वक स्वागत करता है, कारण शशि और शेखर के संबंधों को लेकर उसे पूर्व से ही संदेह था। संदेह है, जो कौन है, कौन? रामेश्वर है, जो कि शशि का पति है अब वर्तमान में उसमें। और उसका शेखर का इसमें अनिच्छापूर्वक स्वागत भी करता है, और कारण शशि और शेखर के संबंधों को वो लेकर के पहले से संदेह में है, ठीक है ना। और देखिए शेखर क्या है, ग्वाल मंडी, ये देखिए शेखर ग्वाल मंडी की बात आती है, इसमें ग्वाल मंडी में कमरा लेकर रहता है। जो शेखर है कहाँ रहता है, ग्वाल मंडी में रहता है कमरा लेकर, जहाँ शशि उसे पुस्तक लिखने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है ना। शेखर शशि के कहने पर हमारा समाज, क्या शेखर है शशि के कहने पर हमारा समाज नामक पुस्तक लिखता है, किंतु प्रकाशक इस शर्त पर शेखर को 60 रुपए देता है। क्या? 60 रुपए देता है कि इस पुस्तक पर नाम किसी और का होगा। अच्छा, जो जो प्रकाशक है, और शेखर ने अपनी पुस्तक लिखी थी हमारा समाज, और उस पुस्तक पर जो प्रकाशक है वो कहता है शर्त लगा करके 60 रुपए हम तुम्हें देते हैं और इस पुस्तक पर नाम किसी और का होगा, ठीक है ना। ऐसा आज भी समाज में चल रहा है। देखिए आगे, देखिए शेखर की बात करते हैं। एक समय ऐसा आता है कि शशि और शेखर के रिश्तों पर संदेह करते हुए शशि को उसका पति छोड़ देता है, और तब शशि शेखर के पास रहने लगती है, ठीक है ना। और देखिए विद्याभूषण के कहने पर शेखर क्रांतिकारी उपन्यास लिखता है। देखिए किसके, विद्याभूषण है, उनके कहने पर शेखर एक क्रांतिकारी उपन्यास लिखता है, जिससे उसे 250 रुपये मिलते हैं। कितने? 250 रुपये मिलते हैं। और क्रांतिकारी जो उपन्यास है उसको लिखता है शेखर, किसके कहने पर? विद्याभूषण के कहने पर, ठीक है ना। आगे देखिए महत्वपूर्ण बातें और हैं इसमें थोड़ी बहुत, और फिर देखेंगे हम महत्वपूर्ण कथन। देखिए शेखर अपने क्रांतिकारी उपन्यास के कारण गिरफ्तारी के समय के भय से दिल्ली चला जाता है। कहाँ? दिल्ली चला जाता है शेखर, किसके? क्रांतिकारी के भय के कारण, ठीक है ना। और देखिए शेखर एक जीवनी उपन्यास में पाश्चात्य संस्कृति से ओतप्रोत भारतीय परंपराओं से विद्रोह करती मर्यादा और नैतिकता को मजाक समझने वाली एक स्त्री पात्र है, जिसका नाम मणिका है, ठीक है ना। ये है मणिका। क्या? शेखर एक जीवनी उपन्यास में पाश्चात्य संस्कृति से ओतप्रोत भारतीय परंपराओं से विद्रोह करती मर्यादा और नैतिकता को मजाक समझने वाली एक युवती यानी स्त्री पात्र है, जिसका नाम है मणिका, ठीक है ना। मणिका है जो कि इसमें वो मजाक समझती है बाकी सब चीज़ों को। और देखिए आधुनिकता से लवरेज, मणिका शेखर के प्रति आकर्षित रहती है। जो आधुनिकता से लवरेज बोले तो मणिका वो क्या शेखर के प्रति आकर्षित होती है।
शेखर एक जीवनी की बात करें, इसमें शेखर एक जीवनी में कई शिल्प विधियों का प्रयोग हुआ है। इस उपन्यास में निम्नलिखित शैलियाँ देख सकते हैं हम, जो कि शेखर एक जीवनी उपन्यास है। इसमें कई रूपी शैलियों को हम देख सकते हैं, जैसे कि जीवन शैली क्या है, जीवन शैली है, और प्रत्यावलोकन शैली या इसे बोलते हैं स्मृत्यावलोकन शैली। और देखिए इसमें वर्णनात्मक शैली, आत्मकथात्मक शैली और विवेचनात्मक शैली, मनोविश्लेषणात्मक शैली और चित्रात्मक या नाट्यात्मक पद्धति। और देखिए यहाँ पे आती है पत्रात्मक पद्धति और आती है आत्मसंलाप पद्धति और प्रतीकात्मक शैली यानी पद्धति इत्यादि सभी हमें देखने को मिलती हैं इसमें शेखर एक जीवनी उपन्यास में। अब बात करते हैं हम शेखर एक जीवनी का जो यथार्थ है उसके संबंध में बात करते हैं। शेखर एक जीवनी जो हमारे समाज में आज हमारे सामने यथार्थ के रूप में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो देखते हैं क्या शेखर एक जीवनी में अज्ञेय का यथार्थ यानी यथार्थवाद। मित्रों देख रहे हैं हम शेखर एक जीवनी में अज्ञेय का यथार्थवाद। जो अज्ञेय है, अज्ञेय जी का यथार्थवाद है जो शेखर एक जीवनी में, वो हमें देखना है। देखिए क्या अज्ञेय ने शेखर एक जीवनी में स्वयं कहा था, वो कहते थे कि शेखर में मेरापन कुछ अधिक है। जब शेखर एक जीवनी अज्ञेय लिख रहे थे तो वहाँ अज्ञेय बता रहे थे कि शेखर एक जीवनी में शेखर में मेरापन कुछ अधिक है, ऐसा अज्ञेय कहते थे। आगे देखिए अज्ञेय ने रामकमल राय, कौन, रामकमल राय को दिए साक्षात्कार में यानी इंटरव्यू दिया था रामकमल राय को, तो वहाँ बताया था, स्वयं स्वीकार किया था कि उनके जन्म और शेखर के जन्म का वृतांत एक ही है। ठीक है ना, ये हमें देख, उनके जन्म यानी अज्ञेय के जन्म और शेखर के जन्म का वृतांत एक ही है, ये ऐसा हमें रामकमल राय ने बताया है। आगे देखिए अज्ञेय के जीवन का अध्ययन और शेखर के जीवन का अध्ययन। ठीक है ना, अज्ञेय के जीवन का अध्ययन और शेखर के जीवन का अध्ययन उपन्यास में जो अंग्रेजी के अध्यापक कौन है, मिस गैस हैं, वह अज्ञेय के वास्तविक जीवन में भी क्या है, मिस गैस ही हैं, जो ही अध्यापक हैं वास्तविक जीवन में। ठीक है ना, और देखिए उपन्यास में आए थुक्कू मास्टर वाली घटना, उपन्यास में आए थुक्कू मास्टर वाली घटना वो भी क्या है, अज्ञेय के जीवन की वास्तविक घटना है। ठीक है, आगे देखिए अगला बिंदु है इसमें, माँ के साथ अविश्वास वाली घटना भी सच है। अज्ञेय का माँ से उतना कभी नहीं बना जितना बुआ सुखदा से। ठीक है, बुआ कौन थी अज्ञेय की, बुआ सुखदा थी, सुखदा। ठीक है ना, आगे देखिए अज्ञेय का शशि के बारे में कहना था कि वह मेरी कोई फुफेरी बहनें नहीं थीं, वह बहनें थीं क्या। अज्ञेय कहते हैं, अज्ञेय का शशि के बारे में कहना था कि वह मेरी कई फुफेरी बहनें थीं जिनका मिला जुला संश्लिष्ट चरित्र शशि में उभरा है। ठीक है ना, आगे देखिए शशि की क्रांतिकारी जिंदगी अज्ञेय की क्रांतिकारी जिंदगी का ही प्रतिबिंब है। क्या, शेखर की क्रांतिकारी जिंदगी, शेखर है ना, शेखर की क्रांतिकारी जिंदगी अज्ञेय की क्रांतिकारी जिंदगी का ही प्रतिबिंब है। ठीक है, आगे देखिए अगला कथा। अब देखते हैं हम जो विद्वान हैं जैसे आलोचक हैं, आलोचकों की जो आलोचना हुई है शेखर एक जीवनी पर, वो देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है। देखिए डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी क्या कहते हैं, डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं शेखर एक जीवनी के संबंध में कि शेखर अपनी जिन गुणों की वजह से समकालीन हिंदी साहित्य पर छा गया और उत्तरोत्तर अपना प्रभाव गहरा करता गया, उनमें इस उपन्यास का नया रचना संगठन एक मुख्य तत्व है। ये डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए डॉक्टर गणेशन क्या कहते हैं, डॉक्टर गणेशन शेखर एक जीवनी के जीवन दर्शन पर कहा है, शेखर एक जीवनी है उसके जीवन दर्शन पर कहते हैं कौन, डॉक्टर गणेशन कहते हैं, हिंदी में शेखर व्यक्ति की विविध मानसिक ग्रंथियों का विश्लेषण कर समझने का प्रयास है और आज तक किसी मनोवैज्ञानिक उपन्यास का अध्ययन शेखर से अधिक वैज्ञानिक नहीं हुआ है, ये ऐसा मानना है डॉक्टर गणेशन का। क्या बताया है डॉक्टर गणेशन ने, हिंदी में शेखर व्यक्ति की विविध मानसिक ग्रंथियों का विश्लेषण कर समझने का प्रयास है और आज तक किसी मनोवैज्ञानिक उपन्यास का अध्ययन शेखर से अधिक वैज्ञानिक नहीं हुआ है, ये डॉक्टर गणेशन का कथन है। आगे देखिए अगला कथन है इलाचंद्र जोशी कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कहते हैं शेखर एक जीवनी ने 2 दशकों से अधिक का समय पार कर यह सिद्ध कर दिया है कि सब मिलाकर पाठकीय संवेदना उसके अनुकूल है। क्या, देखिए इलाचंद्र जोशी कहते हैं क्या, शेखर जीवनी ने 2 दशकों से अधिक समय पार कर, कितने, 2 दशकों से समय अधिक पार कर यह सिद्ध कर दिया है कि सब मिलाकर पाठकीय संवेदना उसके अनुकूल है, ये इलाचंद जोशी कहती हैं। आगे देखिए डॉक्टर केदारनाथ शर्मा कहते हैं अज्ञेय ने शेखर एक जीवनी की कथा में, डॉक्टर केदारनाथ शर्मा कह रहे हैं क्या, अज्ञेय ने शेखर एक जीवनी की कथा में शेखर के जीवन के निर्माण
विनाशक तत्वों को उसकी विकास दिशाओं का जितना चित्रण किया है उतना उसके जीवन का नहीं, क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष के जीवन के मूल तत्वों का विश्लेषण, उनका अन्वेषण और उद्घाटन करना था। ठीक है, ये कौन कहता है? ये कहते हैं केदारनाथ शर्मा। केदारनाथ शर्मा का हमें एक जगह और कथन मिलता है, वो कहते हैं, केदारनाथ शर्मा कह रहे हैं क्या? देखिए, केदारनाथ शर्मा कह रहे हैं, डॉक्टर केदारनाथ शर्मा, बच्चे कहाँ से आते हैं, जान क्या होती है, आदि बातों के उत्तर की जगह पर उसे यह कहा जाता है कि जाओ भागो, बड़े होकर सोचना। यह संवाद उसके अहम को ठेस पहुंचाता है। यह डॉक्टर केदारनाथ शर्मा कहते हैं। ठीक है, अगला कथन देखने को मिलता है आगे का। आगे कहते हैं, शेखर का एक भी पात्र नहीं है, शेखर का एक भी पात्र नहीं है जो निम्नाधिक मात्र में एक संश्लिष्ट चरित्र नहीं है। ठीक है ना। आगे कहते हैं क्या? आगे कह रहे हैं, शेखर का एक भी पात्र नहीं है जो निम्न अधिक मात्रा में एक संश्लिष्ट चरित्र नहीं है। ये आगे कहते हैं। आगे देखिए, रामकमल राय। रामकमल राय कहते हैं, जो कि इन्होंने इंटरव्यू लिया था आगे का साक्षात्कार, तो कहते हैं रामकमल राय, शेखर एक जीवनी जहाँ एक सर्जक व्यक्तित्व के निर्माण की कथा है, वहीं एक स्वाधीन व्यक्तित्व के निर्माण की भी कथा है। ये कौन कहता है? ये डॉक्टर रामकमल राय कहते हैं, शेखर एक जीवनी जहाँ एक सर्जक व्यक्तित्व के निर्माण की कथा है, वहीं एक स्वाधीन व्यक्तित्व के निर्माण की भी कथा है। सर्जक और स्वाधीन, ध्यान देना है। ठीक है, आगे देखिए, अगला कथन है योगेश्वर। योगेश्वर हैं, योगेश्वर कहते हैं, जो कि योगेश्वर हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यापक रहे हैं, आचार्य रहे हैं। तो योगेश्वर ने लिखा है शेखर एक जीवनी पर, कहते हैं, शेखर एक जीवनी जीवनी उतनी नहीं है जितनी आत्मकथा, इसलिए इसमें घनीभूत वेदना है। जो घनीभूत पीड़ा प्रसाद के आंसू की निर्मात्री थी, वहाँ भी दुर्दिन था, यहाँ भी दुर्दिन है, फांसी की प्रतीक्षरत रात है। ये कौन कहता है? आगे कहते हैं वो योगेश्वर। ठीक है ना। अगला कथन देखिए, डॉक्टर गोपाल राय। डॉक्टर गोपाल राय कहते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट कथन है डॉक्टर गोपाल राय का, कहते हैं, प्रकृति ने शेखर को और शशि को भाई बहन बनाकर नहीं, प्रेमी प्रेमिका बनाकर ही भेजा है। कौन? गोपाल राय कहते हैं, प्रकृति ने शेखर और शशि को भाई बहन बनाकर नहीं, प्रेमी प्रेमिका बनाकर भेजा है। ये डॉक्टर गोपाल राय कहते हैं। आगे देखिए, अगला कथन है भोला भाई पटेल। भोला भाई पटेल का कथन देखिए, शेखर एक जीवनी में प्रथम पुरुष दृष्टिकोण है। शेखर एक जीवनी में प्रथम पुरुष दृष्टिकोण है। उपन्यास का में प्रायः वह यानी शेखर जो हो जाता है, फिर भी उपन्यास का संगठन प्रथम पुरुष दृष्टिकोण से ही निर्मित है। ठीक है, ये भोला भाई पटेल का कथन है। आगे देखिए, अगला मोस्ट इम्पोर्टेंट 3 कथन और देखने को मिलते हैं हमें। देखिए, जो कथन है, देखिए, कौन है? गिरिराज किशोर कहते हैं, शेखर एक जीवनी इस बार पढ़ते समय मुझे यह बात गहराई से महसूस हुई कि आगे का यह उपन्यास परतंत्रता के खिलाफ और आज़ादी के लिए एक खुली जद्दोजहद है। क्या? गिरिराज किशोर कह रहे हैं, गिरिराज किशोर, शेखर एक जीवनी इस बार पढ़ते समय मुझे यह बात गहराई से महसूस हुई कि आगे का यह उपन्यास परतंत्रता के खिलाफ और आज़ादी के लिए एक खुली जद्दोजहद है। ये कौन? गिरिराज किशोर कहते हैं। अगला कथन देखिए, गिरिराज किशोर कहते हैं एक जगह, शेखर गोदान की परंपरा में उससे आगे की कड़ी है। शेखर एक जीवनी है, गोदान की परंपरा में उससे आगे की कड़ी है। मैं श्रेष्ठता अश्रेष्ठता की बात न करके उसे श्रृंखला की कड़ी में जुड़ने वाली अगली कड़ी की बात करना चाहता हूँ, जो शेखर है। ठीक है ना। ये गिरिराज किशोर कहते हैं। देखिए, गिरिराज किशोर ने क्या कहा है, फिर से देखिए, शेखर गोदान की परंपरा में उसे आगे की कड़ी है। मैं श्रेष्ठता अश्रेष्ठता की बात ना करके उस श्रृंखला की कड़ी में जुड़ने वाली अगली कड़ी की बात करना चाहता हूँ, जो कौन है? शेखर है। आगे देखिए, डॉक्टर रामकमल राय एक जगह और कहा है इन्होंने ये कि शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास मानता हूँ, में से एक मानता हूँ। क्या कहते हैं? डॉक्टर रामकमल राय कहते हैं, शेखर एक जीवनी को मैं हिंदी के 5 सबसे महत्वपूर्ण उपन्यासों में मानता हूँ। ये डॉक्टर रामकमल राय। ठीक है ना। आगे देखिए, अब है महत्वपूर्ण कथन है, ये है किसके?
शेखर एक जीवनी उपन्यास है, इसके महत्वपूर्ण कथन हैं, इनको देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में मित्रों। तो जो भी हमारा सेकंड पार्ट होगा उस वो आपके लिए शेखर एक जीवनी पर महत्वपूर्ण पात्रों के द्वारा कथन रहेंगे और नंबर 1 कंटेंट रहेगा। यहाँ से आपके पात्रों से संबंधित जो भी कथन होंगे वो आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो मित्रों आज की क्लास में इतना ही। तो अगली क्लास होगी जो हमारी शेखर एक जीवनी के महत्वपूर्ण कथनों पर होगी, जो कि आपके लिए वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। तो मित्रों आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। क्लास में को शेयर और कमेंट और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मित्रों आज के